Good morning, girls. Our today's topic is prevention of water pollution, यानी जल प्रदूषण निवारण। हमने अपने पिछले जो चैप्टर्स थे उनके अंदर अपने जल के बारे में पढ़ा था कि जल कितने प्रकार का है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जल में कौन कौन सा प्रदूषण या प्रदूषक तत्व मिले होते हैं, जल प्रदूषण किन किन वजहों से होता है। तो ये सब जानने के बाद हमारा यह भी ज़रूरी है जानना कि इसको हम प्रिवेंशन इसका हम कैसे करें, इसकी रोकथाम हम कैसे करें। तो वर्तमान समय में जल प्रदूषण एक बढ़ती हुई समस्या है जिसका निवारण करना अति आवश्यक है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए भारतीय संसद में 1974 में यानी 1974 में एक अधिनियम पास किया गया जिसका नाम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 यानी जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम 1974 कहा गया। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फैक्ट्री अथवा उद्योग खोलता है तो उसे वह खोलने के पहले यह सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र देना होगा कि उस उद्योग से निकले कचरे को वह जल के विभिन्न स्रोतों में जो कि पेयजल या सिंचाई में काम में आ रहे हैं उनमें नहीं फेंकेगा तथा किसी भी तरह से वो जल को प्रदूषित नहीं करेगा। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1974 के अंतर्गत एक केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है, यानी जो सेंट्रल वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहलाता है, और राज्य स्तर पर भी इस प्रकार के गठन का प्रावधान है जो स्टेट वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहलाते हैं। तो अब तक लगभग 14 राज्यों में इस प्रकार के बोर्डों का गठन किया जा चुका है। जल प्रदूषण बोर्ड द्वारा जिन दिशाओं में या जिन परिस्थितियों के लिए कार्य किया जा रहा है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला इनका है नदी तथा अन्य जलाशयों के प्रदूषण का सर्वेक्षण, यानी पहले वो जाकर वहाँ पर पानी की टेस्टिंग करते हैं कि वहाँ का जल कितना प्रदूषित है। फिर पर्यावरण संबंधी अनुसंधान कि एनवायरमेंटल उसमें कितनी रिसर्चेज के अनुसार वो देखते हैं कि किस किस प्रकार से इसके अंदर प्रदूषण हो रहा है, यानी कि उद्योगों का प्रभाव हो रहा है या मवेशियों की वजह से हो रहा है या लोगों के इस्तेमाल करने के तरीक़ों से उसमें प्रदूषण हो रहा है। तो पर्यावरण संबंधी अनुसंधान भी वहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदूषित जल के उपचार की सस्ती विधियों का विकास कि जल प्रदूषण को यदि हम नहीं रोक पा रहे हैं तो कुछ हद तक हम उसको उपचारित तो कर सकें जिससे कि हम शुद्ध जल प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से प्रदूषण के प्रति सार्वजनिक चेतना जागृत करना, यानी लोगों में इस बात को फैलाना कि अगर हम प्रदूषित जल का प्रयोग करेंगे तो हमको क्या क्या हानियाँ हैं और इस जल प्रदूषण को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, आम जन की उसमें क्या भूमिका है जिससे कि हम इस प्रदूषण को कम से कम कर सकें। इसके अलावा स्थानीय संस्थाओं और उद्योगों को जल प्रदूषण नियंत्रण के बारे में परामर्श देना, जैसे यदि वहाँ पर कोई उद्योग लगा हुआ है, कोई फैक्ट्रीज लगी हुई हैं तो उनमें जाकर इस प्रकार का उनको संदेश देना कि आप अपने यहाँ के अपशिष्ट जल को और अपशिष्ट पदार्थों को आप उनका निस्तारण सही तरीके से करिए और पेयजल के विभिन्न स्रोतों के अंदर इनका निष्कासन रोकिए और उसको जल को प्रदूषित होने से बचाइए। नेक्स्ट है औद्योगिक बहिर्स्त्राव एवं अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन पर निगरानी। अगर आप गांव में जाकर देखेंगे तो अगर शौचालय तो उन लोगों ने बनवा लिए लेकिन उनका जो गटर सिस्टम वहाँ पर नहीं है कि वहाँ पे सीवरेज की कोई प्लानिंग नहीं है, तो सारा मल मूत्र जो है वो बाहर सड़कों पर या जो पेयजल के जो आपके स्रोत हैं जैसे नदियों में, पोखरों में, गड्ढों में, वहाँ पर इनका विसर्जन कर देते हैं, जो कि अंततः आपके पेयजल के अंदर मिलकर के आपको प्रदूषित जल यूज़ करने पर मजबूर कर देता है। भारत सरकार ने इसके लिए 81 से 90 तक एक दशक मनाया था जिसको हमने अंतर्राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता दशक कहा था, और इस दशक का लक्ष्य ये था कि 1990 यानी 1990 तक सबको स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। लेकिन आज तक भी, आज दिनांक 2020 की हम बात कर रहे हैं, 2020 में हम चल रहे हैं, लेकिन आज तक भी हमारी सरकार सबको स्वच्छ जल मुहैया नहीं करवा सकी है। लेकिन यहाँ पर बात है
कि हम सारी चीज़ सरकार पर नहीं छोड़ सकते। कुछ हद तक सरकार रोक सकती है कि आप उनको लाइसेंस, फैक्ट्रीज को लाइसेंस ही नहीं देगी, लेकिन जो मानव द्वारा, जो आम जनता द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए तो हम ही लोगों को जागृत होना होगा और हम ही लोगों को आगे आना होगा। तब जाकर के हम इस अपनी परियोजना में या हम इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे कि हम सबको स्वच्छ जल उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा अधिकांश औद्योगिक कल कारखाने नदी, नहर या जलाशयों के निकट स्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी कल कारखाने हैं उनको पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जल की मात्रा अधिक आवश्यकता होती है और वो जल सुगमता से प्राप्त हो सके, आराम से जल आपूर्ति हो सके, तो वो ये क्या करते हैं, अपने कल कारखाने नदी, नहर या जलाशय के निकट ही बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन्हीं जल स्रोतों में उन उद्योगों से निकले कचरे को डाल दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। इस दृष्टि से चर्म उद्योग व रासायनिक उद्योग अधिक हानिकारक है, क्योंकि इन उद्योगों से विभिन्न प्रकार के विषैले हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, जो बिना उपचार किए ही नदी अथवा अन्य जल स्रोतों में बहा दिए जाते हैं। ये विषैले प्रदूषक पदार्थ न केवल जल को ही प्रदूषित करते हैं, बल्कि जल में रहने वाले जलीय जीवों को भी भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं। खास तौर से मछलियां इनका शिकार होती हैं और मछलियों के साथ साथ अन्य जलीय जीव भी मरने लगते हैं। इसलिए कानूनन सबसे पहले उद्योगों को नदी या जलाशय के किनारे स्थापित होने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वे उद्योग धंधे जो ऑलरेडी इन किनारों पर स्थापित हो चुके हैं, उन्हें उद्योगों से निकले कचरे और अपशिष्ट पदार्थ को बिना उपचार किए जल में प्रवाहित करने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जानी चाहिए। यदि वो दे रहे हैं तो यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको रोकें और इसके लिए उनका चाहे लाइसेंस ही निरस्त क्यों ना करना पड़े या उन उद्योगों को बंद ही क्यों ना करना पड़े, ऐसा किया जाना चाहिए कि वो इस प्रकार से जल को प्रदूषित किसी भी रूप में नहीं कर पाए। समय समय पर जलाशयों में उपस्थित अनावश्यक जलीय पौधों तथा जलाशयों की तलहटी में एकत्रित गंदगी को निकाल देना चाहिए तथा जल स्वच्छ, निर्मल और प्रदूषण रहित बना रहे। नेक्स्ट है, कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का यानी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को रोका जाना चाहिए, हतोत्साहित किया जाना चाहिए। जबकि हो क्या रहा है, उल्टा, कि हम अधिक उपज लेने के लिए, जल्दी उपज लेने के लिए फसल को कीटों से बचाने के लिए हम उन पर रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं और ये जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं अंततः निकल करके हमारे इन स्रोतों में, जल स्रोतों में जाकर मिल जाते हैं और हमारे जल को प्रदूषित करते हैं। तो हमें इन उर्वरकों और इंसेक्टिसाइड्स को, कीटनाशकों के प्रयोग को रोकने के लिए लोगों को मनाना चाहिए, किसानों को मनाना चाहिए। इनके स्थान पर हम उनको बायोकेमिकल जो खाद है, जो आपकी जैव रासायनिक खाद है, उसके उपयोग के लिए हमें इनको उत्साहित या प्रोत्साहित करना चाहिए। मच्छरों के अंडे, लार्वा, जलीय खरपतवार आदि को नष्ट करने के लिए कुछ विशेष जाति की मछलियों को भी पाला जा सकता है, क्योंकि ये विशेष प्रकार की मछलियाँ इन लार्वा, अंडों और जलीय खरपतवार को खा लेती हैं और उनको भक्षण करके उन जल को स्वच्छ करने में सहयोग देती है। जैसे आपने नाम सुना होगा जलकुंभी, ये एक प्रकार की जलीय पेड़ पौधों की प्रजाति है जो कि पूरे जल को प्रदूषित करते हुए पूरे उसको कवर कर लेती है पत्तों के रूप में, और यदि कोई व्यक्ति उसमें अगर गिर जाए तो उसमें उलझ करके ही वो व्यक्ति डूब सकता है और वो जल को प्रदूषित तो निश्चित रूप से करती है। तो उसके लिए कुछ विशेष प्रकार की मछलियाँ होती है। तो इस प्रकार की मछलियों का पालन बढ़ाते हुए उनको उन स्थानों पर छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो इन हानिकारक जो पदार्थ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको नष्ट कर दे और जल को स्वच्छ करने में सहयोग कर सके। नेक्स्ट है, पेयजल के स्रोत जैसे तालाब, नदी, झील, कुआं आदि के चारों ओर दीवार बनाकर विभिन्न प्रकार की गंदगी के प्रवेश को रोका जाना चाहिए। यदि आप आज भी गांव में चले जाएंगे तो बिना मुंडेर के कुएं होते हैं, तो और उसी कुएं के किनारे पर लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और फिर वही पानी कुएं में जाता है। वही पानी कुएं से निकल के हम पेयजल में भी काम में लेते हैं, उसी पानी को हम सिंचाई में भी काम में ले लेते हैं। तो वो सारा जो प्रदूषित जल है उसका उपभोग हम करके विभिन्न रोगों का शिकार
हो सकते हैं। तो अगर हम उनके चारों तरफ मुंडेर बना दें तो ये उपयोग में लिया गया पानी या जो गंदगी युक्त पानी है, साबुन युक्त पानी या कीटनाशक युक्त पानी है, वो वापस उस स्वच्छ जल के अंदर न मिले, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने पर भी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि इससे अनेक प्रकार के रोगाणुओं के जल में फैलने की संभावना रहती है। साथ ही मनुष्यों के भी नहाने और कपड़े धोने पर इन पेयजल स्रोतों के आसपास खासतौर से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, नदी, नालों या जलाशयों में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट युक्त बहिर्स्राव को नहीं मिलने देना चाहिए। यानी जैसा हमने पहले बात करी कि जितने भी सीवरेज जो पॉइंट होते हैं उनको उसमें नहीं छोड़ें। जितने भी गंदे नाले, गंदे पानी का नाला है उनको इनमें नदियों में और जो स्वच्छ पानी की नहरें हैं उनके अंदर हम उसमें नहीं जाने दें। उनका निस्तारण हम अलग तरीके से करें और उसको भूमिगत होने दें, जिससे कि फिल्टर होकर के वो पानी काम में आए। अदरवाइज़ नदी, नालों या जलाशयों में इस प्रकार का अपशिष्ट उसमें नहीं जाने दिया जाना चाहिए। अगर आप उदाहरण मैं आपको बताऊंगी पाली के पास का, जहाँ पर बहुत सारी रासायनिक ये कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं, तो उसमें बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है और ये रासायनिक पदार्थ फिर वो नाले में छोड़ देते हैं। तो यदि आप वहाँ से निकलेंगे तो इतना दुर्गंध युक्त होता है कि आप अपनी नाक पर आपको हाथ रखना ही पड़ेगा। तो जब इस प्रकार की दुर्गंध फैलाने वाला जब जल है और वही हम अगर पेयजल के अंदर वो मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो इस प्रकार से हमको किसी भी अपशिष्ट युक्त बहिर्स्राव को इन नदी, नालों या जलाशयों में नहीं मिलने देना चाहिए। नेक्स्ट है, जन चेतना पैदा करके जल प्रदूषण रोकने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। जन चेतना पैदा कैसे की जा सकती है? जैसे अभी आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो ये भी आप लोगों में, अगर आप लोग इस चीज़ को समझते हैं, मानते हैं, तो आप निश्चित रूप से जब भी आप इस प्रकार का कोई प्रयास देखेंगे जो कि जल को प्रदूषित कर रहा है तो आप उसे रोकने का प्रयास अवश्य करेंगे और इसी प्रकार से आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। तो न केवल शिक्षा के माध्यम से बल्कि हम अन्य तरीकों से भी लोगों से बात करके और इस तरह के जो लिटरेट लोग हैं उनको बता करके, जो इलिटरेट हैं उनको हम उनसे वार्ता करके इस प्रकार प्रयास करने चाहिए कि वो जल प्रदूषण नहीं फैलाएं और रोकने में सरकार का साथ दें। जल स्रोतों से ही पूरे शहर की जलापूर्ति की जाती है, अतः जल का सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। सुरक्षित जल मानव के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शहर हो अथवा गांव, गंदे नाले का जल, मल मूत्र, कूड़ा करकट आदि का निष्कासन सदैव जल स्रोतों से दूर करना चाहिए। शवों को नदी के किनारे नहीं जलाना चाहिए, ना ही शवों को नदी में प्रवाहित करना चाहिए। उपयोग में लिए गए बर्तन, वस्त्र आदि जल स्रोतों में नहीं धोने चाहिए और जानवरों को भी तालाब, पोखर आदि में प्रवेश करने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए और उन्हें नदी, नहर आदि में नहीं नहलाना चाहिए। अतः जल का उपयोग कर जल को सुरक्षित किया जा सकता है। सिंचाई के उपयोग में है और पेयजल के रूप में है। सुंदरता बढ़ा, शहर की या नगर की, गांव की सुंदरता बढ़ाने के लिए है। पर्यटन स्थल के रूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम उसका इस प्रकार से उपयोग नहीं करें कि वो जल प्रदूषित हो। किसी भी रूप में उसको, जल के प्रदूषण को हमें रोकना है और ये एक जन सहभागिता का ही कार्य है और तभी हम इस कार्य में हम सफल हो पाएंगे कि हम स्वच्छ पेयजल पूरे देश को दिलवा सकें। धन्यवाद।